Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Here is Tabur Hamid and you are watching me on my YouTube channel Universal Physics. Dear students, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे पास ओम्स लॉ के हवाले से है। ये टॉपिक आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में क्लास 10th में भी डिस्कस करके आए हैं। इंशाल्लाह आज इस लेक्चर में इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ओम्स लॉ क्या होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ओम्स लॉ को डिस्कवर किसने किया। डिस्कवर्ड बाय। दूसरी बात कि जो ओम्स लॉ है कब डिस्कवर्ड हुआ। डिस्कवर्ड इन। इसके बाद थर्ड थिंग कि हमारे पास जो ओम्स लॉ है ये एप्लीकेबल किस लिए है। एप्लीकेबल ओनली फॉर, ठीक है। और लास्ट चीज़ कि ये हमें किसके बारे में रिलेशनशिप देता है। ये हमारे पास बेसिक चीज़ें हैं जो ओम्स लॉ के बारे में आपको सबसे पहले क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। इन सब के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि जो ओम्स लॉ है इसको डिस्कवर्ड किया था एक जर्मन साइंटिस्ट ने, जॉर्ज सिमन ओहम ने, ठीक है। तो डिस्कवर्ड बाय जर्मन साइंटिस्ट, या आप ये भी कह सकते हैं जर्मन फिजिस्ट, ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। जर्मन फिजिस्ट जॉर्ज साइमन ओहम। जॉर्ज साइमन ओहम। उसके बाद इस लॉ को डिस्कवर्ड कब किया गया। इन 1826। इन 1826। अब ये जो हमारे पास ओम्स लॉ है ये एप्लीकेबल किसके लिए है, ठीक है। अब ओम्स लॉ हमारे पास सिर्फ उन कंडक्टर्स के लिए एप्लीकेबल है जिनका IV ग्राफ हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है, जो हम आगे जाके इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो एप्लीकेबल फॉर दोज कंडक्टर्स हुज IV ग्राफ यानी करंट वोल्टेज ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन यानी जिनका हमारे पास IV ग्राफ क्या हो, एक स्ट्रेट लाइन हो और वो पास कहाँ से हो रहा हो, ओरिजिन से पास करके जा रहा हो। लास्ट चीज़ रिलेशनशिप। अब सबसे पहली बात कि जो हमारे पास ओम्स लॉ है ये हमारे पास एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बेसिक लॉ है इलेक्ट्रिसिटी का। तो सबसे पहली बात हम लिखते हैं इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट और बेसिक लॉ किसका है, इलेक्ट्रिसिटी का है। ओम्स लॉ हमें 3 फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ के बारे में रिलेशनशिप देता है और वो कौन कौन सी है, करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, ठीक है। हम यहाँ लिख सकते हैं दिस लॉ गिव्स अस अ रिलेशनशिप between 3 fundamental electrical quantities। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़, और वो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास कौन सी हैं, करंट जिसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्टेज जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड रेजिस्टेंस जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ इन DC सर्किट हमारे पास कौन सा होना चाहिए, DC सर्किट होना चाहिए, डायरेक्ट करंट हमारे पास फ्लो करना चाहिए, ठीक है। तो ये थी हमारे पास एक जनरल डिस्कशन ओम लॉ के बारे में जो स्टार्ट में हमने की कि दिस लॉ वाज डिस्कवर्ड बाय अ जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज सिमन ओहम इन 1826। दिस लॉ इज़ एप्लीकेबल फॉर ओनली दोज कंडक्टर्स हुज IV ग्राफ becomes a straight line in passing through origin. This law is most important in basic law of electricity, ठीक है। This law gives us a relationship between 3 fundamental electrical quantities, कौन कौन सी, करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस इन DC सर्किट। तो ये एक किस्म का हमारे पास इंट्रोडक्शन आ गया किसका जी, ओम्स लॉ का। अब इसके बाद हम ओम्स लॉ की स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ओम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट। अब सबसे पहले इसकी यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, स्टेटमेंट लिख देता हूँ।
दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये लॉ हमें क्या बताता है, द करंट फ्लोइंग in a conductor is directly proportional to the applied voltage across the ends of a conductor as long as temperature of a conductor remains constant, as long as temperature of a conductor remains constant। यानी कि ये जो हमें लॉ है ओम्स लॉ, ये हमें क्या बताता है कि जो हमारे पास करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस, वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, जो हम उस कंडक्टर के अक्रॉस क्या अप्लाई करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं। और उस वक्त तक करंट और वोल्टेज आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे जब तक उस कंडक्टर का हमारे पास टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जब तक उस कंडक्टर का हमारे पास टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर के क्रॉस हमने क्या अप्लाई कर दी है, वोल्टेज अप्लाई कर दी है दोनों एंड्स के क्रॉस, ठीक है। जैसे ही हमने वोल्टेज अप्लाई की है, ठीक है, उस वोल्टेज के अप्लाई करने से हमारे पास इस सर्किट के अलांग हमारे पास क्या प्रोड्यूस हुआ है, करंट प्रोड्यूस हुआ है। तो जो करंट इस सर्किट से फ्लो कर रहा है, द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, इस कंडक्टर से जो हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अप्लाइड वोल्टेज के है, जो हमने इस कंडक्टर के क्रॉस क्या किया है, प्रोवाइड की है। उस वक्त तक करंट और वोल्टेज आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे जब तक इस कंडक्टर का हमारे पास टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये हमारे पास ओम्स लॉ की क्या है, स्टेटमेंट है। अब देखें, जब हमने इसको एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेनेशन, जब इस कंडक्टर के क्रॉस हमने वोल्टेज अप्लाई की, उस वोल्टेज के अप्लाई करने से इस करंट कंडक्टर से क्या फ्लो हुआ, करंट फ्लो हुआ। तो वो करंट और वोल्टेज आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फ्रॉम दिस स्टेटमेंट वी नो डैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। करंट हमारे पास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वोल्टेज के है। करंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। जब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास इक्वलिटी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनैलिटी को आप इक्वलिटी में चेंज करते हैं तो आप पास साथ कांस्टेंट का वर्ड आता है, ठीक है। कुछ चीज़ कांस्टेंट आती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास कांस्टेंट है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 1/r से। तो हमारे पास आ जाएगा I इज़ इक्वल टू 1/r v, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं I इज़ इक्वल टू v/r। इस r को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आएँ तो आप पास क्या आ जाएगा, IR इज़ इक्वल टू v, या आप इसको अरेंज करके लिखते हैं v इज़ इक्वल टू IR, v इज़ इक्वल टू IR। ये हमारे पास क्या है, ओम्स लॉ का मैथमेटिकल रिलेशन है, जिसमें हमारे पास करंट और वोल्टेज जो है वापस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस वक्त तक जब तक हमारे पास टेम्परेचर क्या है उस कंडक्टर के अलांग कांस्टेंट है। अब ये जो R है, ये जो हमारे पास क्या है R, वेयर R इज़ कांस्टेंट, ये R हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। जो हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर है। ये जो हमारे पास R है, इसकी वैल्यू ना मेरे पास करंट पे डिपेंड करती है और ना ही मेरे पास किस पे डिपेंड करती है, वोल्टेज पे डिपेंड करती है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ये वोल्टेज और करंट के क्या है, इंडिपेंडेंट है, ये इस पे डिपेंड नहीं करता। ये R जो मेरे पास रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन थ्री थिंग्स। पहली, नेचर ऑफ अ मटेरियल, यानी जो हमारे पास ये कंडक्टर है ये किस मटेरियल का है। दूसरी बात,
डायमेंशन ऑफ अ मटेरियल, ठीक है, डायमेंशन यानी जो हमारे पास ये कंडक्टर है इसकी लेंथ, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है। एंड तीसरी चीज़ फिजिकल स्टेट, यानी इसका टेम्परेचर, ठीक है, इसके ऊपर जो प्रेशर है या ह्यूमिडिटी है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आर जो रेजिस्टेंस है डिपेंड्स अपॉन किस पे डिपेंड करता है जी। नंबर 1 नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल से मुराद कि हमारे पास ये जो कंडक्टर है ये किस मटेरियल का है, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया नेचर ऑफ अ मटेरियल। दूसरी चीज़, ठीक है, डायमेंशन, डायमेंशन से मुराद लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि जो हमने ये कंडक्टर लिया है, ठीक है, इसकी लेंथ क्या है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है। और तीसरी चीज़ फिज़िकल स्टेट ऑफ कंडक्टर, किस पे डिपेंड करता है, फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर पे, यानी फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर से मुराद टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी भी आप कह सकते हैं, ठीक है, एटसेट्रा। लेकिन यहाँ पे हम कंसिडर खाली किसको करते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देते हैं, टेम्परेचर को, क्योंकि हमने स्टेटमेंट में भी कहा है कि उस वक्त तक हमारे पास करंट और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे जब तक हमारे पास टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो जो आर है बेसिकली इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मीडियम पे, यानी मटेरियल हमारे पास किस किस्म का है, कॉपर हम यूज़ कर रहे हैं, सिल्वर यूज़ कर रहे हैं, एल्यूमिनियम यूज़ कर रहे हैं, गोल्ड यूज़ कर रहे हैं, वट एवर किस मटेरियल का हम कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। दूसरी बात डायमेंशन, यानी उस मटेरियल जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं उसकी लेंथ कितनी है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है। एंड थर्ड चीज़ फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर हमारे पास क्या है, यानी उसका टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर के बाद हम प्रेशर को भी डिस्कस कर सकते हैं, ह्यूमिडिटी को भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो फिजिकल स्टेट में आती है वो हमारे पास क्या आती है, टेम्परेचर आता है। अब देखें, लेट्स सपोज मैंने क्या दिया कि I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, कि करंट हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, V के। अब देखें, अगर इफ़ V इज़ 10 वोल्ट, अगर मैं वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उसके अप्लाई करने से अगर मेरे पास जो करंट है वो 5 एम्पेयर प्रोड्यूस हो रहा है, करंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 5 एम्पेयर। इसी तरह अगर वोल्टेज को मैं 10 की जगह 20 कर दूँ, 20 वोल्ट कर दूँ, तो जब 20 वोल्ट करूँगा तो मेरे पास करंट भी कितना हो जाएगा, 10 एम्पेयर हो जाएगा। वोल्टेज को डबल किया, करंट भी डबल हो गया। तो उस वक्त तक ये दोनों चीज़ें हमारे पास इंक्रीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगी जब तक हमारे पास टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर टेम्परेचर में चेंजेस आई, ठीक है, तो हमारे पास रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, फिर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर जाएगा। फिर हमारे पास जो ओम्स लॉ है वो वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ओम्स लॉ उस वक्त तक एप्लीकेबल है जब तक हमारे पास उस कंडक्टर के अक्रॉस टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद ऐसे डिवाइसेस या ऐसे कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, दोज कंडक्टर्स विच ओबे ओम्स लॉ, ऐसे कंडक्टर्स जो ओम लॉ को करते हैं, ओबे करते हैं, उनका जो ग्राफ होता है, देयर ग्राफ बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज अ स्ट्रेट लाइन, उनका जो ग्राफ होता है वोल्टेज और करंट के दरमियान वो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, और वो पास कहाँ से करती है, हमारे पास ओरिजिन से पास करके जाती है। तो हम यहाँ पे उसको भी डिस्कस करने जा रहे हैं। ओमिक कंडक्टर्स, ओमिक कंडक्टर्स, देखिए जी, मैंने आपको पहले बताया है ऐसे कंडक्टर्स, दोज कंडक्टर्स विच ओबे ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को क्या कहते हैं, ओबे करते हैं, उन कंडक्टर्स को हम क्या कहते हैं, ओमिक कंडक्टर्स कहते हैं। और ओमिक कंडक्टर्स में जो हमारे पास ग्राफ होता है, दी ग्राफ बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, यानी जो हमारे पास आई वी ग्राफ होता है, इज़ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, वो हमारे पास क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है पासिंग थ्रू ओरिजिन, वो हमेशा कहाँ से पास करती है, ओरिजिन से पास करके जाती है। तो ऐसे कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, उन कंडक्टर्स को हम क्या कहते हैं, ओमिक कंडक्टर्स कहते हैं। तो उनका जो हमारे पास ग्राफ होता है, आई वी ग्राफ, ठीक है, एलॉन्ग एक्स एक्सिस वोल्टेज, एलॉन्ग वाई एक्सिस करंट, ठीक है, तो ये हमारे पास ओरिजिन, उनका जो ग्राफ होगा वो हमारे पास इस तरह क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। ये जब हमारे पास आई वी ग्राफ जब भी हमारे पास कोई ड्रा किया हो, उसके एलॉन्ग जब हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाए, तो आपने वहाँ पे समझ जाना है कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, ओम्स लॉ एप्लीकेबल है, ठीक है। इनका आई वी ग्राफ हमारे पास क्या आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो ऐसी जो भी डिवाइस होगी जिसका हमारे पास ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगी,
ऐसे किसी भी कंडक्टर को हम क्या कहेंगे, ओमिक कंडक्टर कहेंगे। ठीक है, अब ये जो स्लोप है हमारे पास, ठीक है, अब किसी भी पॉइंट पे, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं स्लोप की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ इस पॉइंट पे, ठीक है, यानी स्लोप एंगल थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ, तो हमारे पास दी स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, द स्लोप ऑफ दिस आई वी कर्व इज़ ऑलवेज टेन थीटा, यानी जो हमारे पास स्लोप होता है इस आई वी ग्राफ का, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, टेन थीटा होता है, और वो हमारे पास इक्वल किसके होता है, करंट ओवर वोल्टेज के, और वो हमारे पास क्या होता है, 1/r, यानी ये हमेशा हमारे पास क्या आता है, कांस्टेंट आता है। अब किसी भी पॉइंट पे, स्ट्रेट लाइन की पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे आप स्लोप की वैल्यू फाइंड करें, यानी इस थीटा की वैल्यू फाइंड करें, तो वो आपके पास जो स्लोप की वैल्यू आएगी उसमें जो आपके पास r होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो जब तक ये r हमारे पास कांस्टेंट रहेगा उस वक्त तक हमारे पास ओम लॉ क्या करेगा, एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं r इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, यानी जो r की वैल्यू होगी इस लाइन पे हर एक पॉइंट पे वो क्या होगी, हमारे पास कांस्टेंट होगी। तो ऐसी डिवाइसेस जिनमें हमारे पास आई वी ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन आ जाए और वो स्ट्रेट लाइन हमारे पास ओरिजिन से पास हो जा रही हो, उस कंडक्टर को हम क्या कहते हैं, ओमिक कंडक्टर कहते हैं। उस कंडक्टर को हम क्या कहते हैं, ओमिक कंडक्टर कहते हैं। और उस ओमिक कंडक्टर में जो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है, जो ओरिजिन से पास करके जाती है, इस स्ट्रेट लाइन पे किसी भी पॉइंट पे अगर आपने आर की वैल्यू फाइंड करनी हो तो वो आर की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। उस वक्त तक कांस्टेंट आएगी जब तक हमारे पास टेम्परेचर उस कंडक्टर के एलान क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जब टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट नहीं रहेगा तो फिर ये स्ट्रेट लाइन हमारे पास शो नहीं होगी, फिर वो हमारे पास कर्व फॉर्म बन जाएगी। अब इसके बाद हमारे पास सारे जो कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं वो ओमिक नहीं होते। नॉट ऑल कंडक्टिंग मटेरियल्स शो ओमिक बिहेवियर, नॉट ऑल कंडक्टिंग मटेरियल्स शो ओमिक बिहेवियर, यानी कि सारे के सारे कंडक्टिंग मटेरियल्स हमारे पास ओमिक बिहेवियर को शो नहीं करते। तो ऐसे मटेरियल्स जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते उनको हम क्या कहते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर कहते हैं। दोज मटेरियल्स विच डू नॉट ओबेज ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर्स, यानी ऐसे कंडक्टर्स जो ओम लॉ को ओबे नहीं करते उनको हम फिर क्या कहते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर्स कहते हैं। और नॉन ओमिक कंडक्टर्स का जो हमारे पास ग्राफ होता है, आई वी ग्राफ, वो हमारे पास स्ट्रेट नहीं होता, वो कर्व होता है। ठीक है, और सम टाइम वो ओरिजिन से भी पास होके नहीं जाता। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दी आई वी ग्राफ ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर इज़ कर्व। वो हमारे पास क्या होता है, कर्व होता है। आर इट मे नॉट पास थ्रू ओरिजिन, या फिर वो हमारे पास ओरिजिन से पास करके नहीं जाता। अब बहुत सी हमारे पास प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, ठीक है, किसकी, नॉन ओमिक कंडक्टर्स की, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास जो एप्लीकेशन है, ठीक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, वो हमारे पास फिलामेंट ऑफ बल्ब की है। वो हमारे पास क्या है, फिलामेंट ऑफ बल्ब की। अब उसको हम डिस्कस कर रहे हैं जी, यानी बल्ब के अंदर जो हमारे पास टंगस्टन फिलामेंट होता है, ठीक है, फिलामेंट ऑफ बल्ब, ये हमारे पास नॉन ओमिक बिहेवियर को शो करता है। ये हमारे पास किसको शो करता है, नॉन ओमिक बिहेवियर को। अगर इसका हम ग्राफ देखें, अगर इसका हम क्या देखें, ग्राफ देखें, आई वी ग्राफ, ठीक है, इसी तरह इलांग एक्स एक्सिस वोल्टेज, इलांग वाई एक्सिस करंट, तो इसका आई वी ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, इसका आई वी ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से बनता है, ओरिजिन ये है हमारे पास। आप इनिशियली देखें, ये हमारे पास जो ग्राफ है ये कर्व शेप बन रही है, ये हमारे पास ग्राफ क्या बन रही है, कर्व शेप। अब इनिशियली अगर आप देखें, वोल्टेज के इंक्रीज़ होने के साथ साथ करंट इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब वोल्टेज को हम मज़ीद इंक्रीज़ कर रहे हैं तो करंट हमारे पास क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। करंट हमारे पास क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, तो वोल्टेज को जब हमने इंक्रीज़ किया, वोल्टेज को जब हमने क्या किया, फर्दर इंक्रीज़ किया, तो हमारे पास ये ग्राफ इस तरह कर्व शेप बन गया। ठीक है, तो इसमें क्या हम शो करते हैं कि इनिशियली हमारे पास जो है करंट और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, लेकिन जैसे ही करंट को, वोल्टेज को हमने मज़ीद इंक्रीज़ किया,
ठीक है, तो उस वोल्टेज के इंक्रीज होने से हमारे पास जो करंट है उसमें स्मॉल डिक्रीज, उसमें स्मॉल इंक्रीज हुआ। करंट क्या हुआ? स्मॉल इंक्रीज हुआ। जैसे ही करंट स्मॉल इंक्रीज हुआ तो हमारे पास ये जो ग्राफ था ये स्ट्रेट लाइन से किस में कन्वर्ट हो गया? कर्व में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या शो हो रहा है? यहाँ पे ये चीज़ बता रहा है कि रेजिस्टेंस हमारे पास इंक्रीज कर गया। रेजिस्टेंस क्या कर गया? इंक्रीज कर गया। किसकी वजह से? बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर हेयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। किसकी वजह से? बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर के इंक्रीज करने की वजह से। यहाँ पे करंट और वोल्टेज की वजह से रेजिस्टेंस हमारे पास इंक्रीज नहीं होता, ठीक है, वो खाली किसकी वजह से होता है? टेम्परेचर की वजह से होता है। तो जैसे ही हमने मजीद वोल्टेज इंक्रीज की, ठीक है, करंट हमारे पास स्मॉल अमाउंट में इंक्रीज हुआ, ठीक है, डायरेक्टली फिर प्रोपोर्शन नहीं हुआ। तो जब करंट हमारे पास स्मॉल अमाउंट में इंक्रीज हुआ तो इट्स मीन हमारे पास रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। किसकी वजह से? टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से। अब इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट है थर्मिस्टर, ठीक है, ये भी हमारे पास एक टाइप है सेमीकंडक्टर की। इसके ग्राफ को अगर हम डिस्कस करें, ठीक है, इसका आईवी ग्राफ अगर हम देखें, ठीक है, तो वो हमारे पास इस तरह होता है, इस तरह से, ठीक है। अब ये आईवी ग्राफ हमारे पास नॉन ओमिक बिहेवियर को शो कर रहा है। नॉन ओमिक बिहेवियर, ठीक है, ये हमारे पास क्या कर रहा है? शोज नॉन ओमिक बिहेवियर को शो कर रहा है। अब इसमें देखें, इनिशियली हमारे पास रेजिस्टेंस ज़्यादा थी, ठीक है, तो अब देखें इनिशियली हमारे पास रेजिस्टेंस क्या थी? ज़्यादा थी, लेकिन आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम गुजरने के बाद हमारे पास करंट शार्पली इंक्रीज कर गया। करंट क्या कर गया? शार्पली इंक्रीज कर गया। जब करंट शार्पली इंक्रीज कर गया, इट्स मीन कि इसमें हमारे पास रेजिस्टेंस क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर हमारे पास इंक्रीज हुआ है, ठीक है, तो हमारे पास रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या कर रही है? डिक्रीज कर गई है, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस इंक्रीज हुई थी, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो गई थी, ठीक है, जिसकी वजह से करंट हमारे पास शार्पली क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। ये देखें करंट शार्पली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे इट्स मीन रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गई है। तो ये ग्राफ हमारे पास क्या शो कर रहा है? दिस ग्राफ शोज डैट रेजिस्टेंस डिक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ रेजिस्टेंस क्या होगी? डिक्रीज होगी। अब इसी तरह लास्ट ग्राफ है हमारे पास, ठीक है, सेमीकंडक्टर डायोड। सेमीकंडक्टर डायोड, ठीक है। अब अगर आप सेमीकंडक्टर डायोड के ग्राफ को देखें, ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस, इसके अलावा हमारे पास वोल्टेज, इसके अलावा हमारे पास क्या है? करंट है। इस तरह इधर भी ये जो नेगेटिव वाई एक्सिस होगा इसके अलावा भी हमारे पास क्या होगा? करंट होगा। ये जो नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा इसके अलावा भी हमारे पास क्या होगा? वोल्टेज होगा। अब ये ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह है, इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है, और साथ साथ इस तरह भी आपके पास होता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये आप सेमीकंडक्टर डायोड को नेक्स्ट चैप्टर्स में इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आप इसके ग्राफ को यहाँ से देखें तो हमारे पास ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि इस ग्राफ में हमारे पास एक है फॉरवर्ड बायस ग्राफ, फॉरवर्ड बेस्ड ग्राफ, ये हमारे पास फॉरवर्ड बेस्ड, ठीक है, और ये है हमारे पास रिवर्स्ड बेस्ड, BIESCD, फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस ग्राफ है। ये दो ग्राफ हमने बनाए। अब देखिए एक ग्राफ में जब हम वोल्टेज को इंक्रीज़ कर रहे हैं, इस ग्राफ में जैसे ही हम वोल्टेज को कर रहे हैं इंक्रीज़ कर रहे हैं, वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो वोल्टेज के प्रोवाइड करने से इनिशियली हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है, लेकिन आफ्टर फ्यू इंटरवल्स कुछ टाइम गुजरने के बाद यहाँ पे भी हमारे पास करंट शार्पली क्या हो जाता है? इंक्रीज़ कर जाता है। फॉरवर्ड बायस में हमारे पास करंट यहाँ पे क्या होता है? इंक्रीज़ कर जाता है। लेकिन अगर इसकी रिवर्स बायस को हम डिस्कस करें, जो इंशाल्लाह नेक्स्ट, मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट चैप्टर में आप डिटेल से डिस्कस करेंगे फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के बारे में, तो जब हम यहाँ पे रिवर्स बायस में ग्राफ बनाते हैं तो देखें जैसे ही वोल्टेज हमारे पास, वोल्टेज में चेंजेस आती हैं, उसके अलावा हमारे पास रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होता जाता है। रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? इंक्रीज़। ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस हमारे पास इंक्रीज़ रहता है, और रिवर्स बायस में ऑलमोस्ट हमारे पास यहाँ पे करंट क्या होता है? ज़ीरो होता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारे पास करंट क्या होता है? ज़ीरो। क्योंकि देखें जिस तरह वोल्टेज इंक्रीज़ हो रही है, वोल्टेज के इंक्रीज़ होने के साथ साथ देखें ये ग्राफ रेजिस्टेंस भी हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है, इस तरह का हमारे पास ग्राफ बनता है। तो ऑलमोस्ट हमारे पास रिवर्स बायस में जो करंट है वो ऑलमोस्ट क्या होता है? ज़ीरो होता है।
लेकिन यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में हमारे पास जो करंट है वो क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारे पास सेमीकंडक्टर डायोड होता है इसको हम यूज़ करते हैं, यूज्ड एज ए रेक्टिफायर। हम किस में इसको यूज़ करते हैं, एज ए रेक्टिफायर के तौर पे यूज़ करते हैं, जिसमें ये क्या करता है, अल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट किस में करता है, डायरेक्ट करंट में करता है। अल्टरनेटिंग करंट को किस में कन्वर्ट करता है, डायरेक्ट करंट में। तो देखें इसका हमारे पास फॉरवर्ड बायस ग्राफ में तो करंट हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन रिवर्स बायस ग्राफ में ऑलमोस्ट हमारे पास करंट क्या होता है, जीरो होता है, जिसकी वजह से ये हमारे पास एक नॉन ओमिक डिवाइस आती है और उसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, एज ए रेक्टिफायर के तौर पर यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से अल्टरनेटिंग करंट किस में कन्वर्ट होता है, डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट होता है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो ये सेमीकंडक्टर डायोड का ग्राफ है, ठीक है, ये हमारे पास ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा। देखें यहाँ से जाके ये फ्लक्चुएट कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये हमारे पास ओरिजिन से भी स्टार्ट नहीं हो रहा। तो मैंने आपको स्टार्ट में बोला था जो नॉन ओमिक डिवाइसेस होती हैं या तो उनके ग्राफ हमारे पास कर्व होते हैं या वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होते। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी फिलामेंट बल्ब की, थर्मिस्टर की, सेमीकंडक्टर डायोड की, जो हमने नॉन ओमिक डिवाइसेस के केस में क्या कि यहाँ पर डिस्कस की। आई होप कि ओम्स लॉ के बारे में आप सबको डिटेल से समझ आई होगी। इसके अलावा किसी भी चीज़ की अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी चीज़ की भी समझ ना आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए, आपको विद इन मिनट्स या विद इन फ्यू मिनट्स आपको उसका जवाब भी दिया जाएगा। इंशाल्लाह जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर होगा वो रेजिस्टेंस के हवाले से होगा, ठीक है, उसको हम आके डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस का वर्ड यूज़ किया था, V=IR, तो इस रेजिस्टेंस को, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।